हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 की हिस्ट्री का, जिसका नाम है ब्रिक बीट्स एंड बोन्स। और इस चैप्टर में पढ़ने वाले हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। सबसे पहले तो यार आपको बहुत बहुत बधाई कि आप क्लास 12 में आ चुके हो। बच्चों का रिजल्ट देख के तो हो बिल्कुल शांति सी मिल गई। बच्चे जो भी अपना रिजल्ट भेज रहे हैं, किसी के 92, 93, 96, 95, ठीक है, 97 वाले बच्चे भी हैं, तो बड़ी खुशी मिल रही है। ठीक है, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि बच्चे थोड़ी सी मेहनत अपनी और इम्प्रूव कर दो। ठीक है, इस 97 को, 95 को, 92 को 100 में कन्वर्ट करना है अपने को। ठीक है, अभी क्लास 12 वाले बच्चों का रिजल्ट नहीं आया जो पिछले साल मेरे से पढ़े हैं। ठीक है, मेरे को पूरा भरोसा है 20 से 30 बच्चे तो ऐसे मिलेंगे जिनके हिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। ठीक है, और पोल साइंस में भी आएंगे। मैं पोल साइंस की भी वीडियो डालता हूँ, मैं आपको बता दूँ। ठीक है, तो मैं आपसे बोलूंगा कि अपनी मेहनत थोड़ी सी और इंक्रीज कर दो। ओके, और इस बार अपने को 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं। एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ जो जिसकी वजह से बच्चों के मार्क्स कटे होंगे क्लास 11 में। वो पता है बात क्या है? वो बात यह है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मेरे से पूछ भी रहे थे बच्चे, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। क्या ना, आपको याद है कि मैं पहले चैप्टर समझाता हूँ, फिर उसके एमसीक्यू हम कवर करते हैं, फिर उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करते हैं। और पता ही है पूरा पेपर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही बनता है। अगर किसी को दिमाग में थोड़ा सा असमंजस होना कि यार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है नहीं आता है, ये भरत खोरवाल वाला हमारा चैनल है, यहाँ पर मैं लाइव क्लासेस भी लेता हूँ। वैसे नीचे आ जाना, एग्जाम एनालिसिस करवा रखा है, एक एक क्वेश्चन मैच करवा दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ से। क्लास 10th का, क्लास 11th का भी ऊपर नीचे मिल ही जाएगा। ठीक है, ओके। ये नीचे क्लास 11th की हिस्ट्री का और पोल साइंस का मिल जाएगा। देखो, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का चेक कर लेना, पता चल जाएगा कि पूरा मैच है या नहीं है। बट है ना, एक दिक्कत ये है कि जब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आपको वीडियो वगैरह बना के देता हूँ, जब मैं पीडीएफ वगैरह देता हूँ, तो बच्चे कहते हैं सर हम इस आंसर को, जो आपने आंसर लिखा है उसकी जगह हम अपने आंसर, खुद अपना आंसर फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखो, कर सकते हो बच्चे, बट दिक्कत यह है, मैंने एक बात नोटिस करी है कि ना, बच्चे जब अपना आंसर लिखते हैं ना तो वो प्रॉपर नहीं होता। 8 में से उनको मिलते हैं 6, 7, 6.5। ठीक है, और ये आधे आधे मार्क्स ऐसे, एक एक मार्क्स ऐसे बन बन के आपके 10-12 मार्क्स बन जाते हैं। और फिर बच्चों के आते हैं 89, 87, जो बहुत प्यार से बच्चे जो है वो 90 अबव स्कोर कर सकते थे, 95 अबव, 100 आउट ऑफ 100 ला सकते थे। उनके मार्क्स देखो, एमसीक्यू में नहीं कटते बच्चों के मार्क्स, 2-2, 3-3 नंबर वाले में नहीं कटते, 8 नंबर वालों में कटते हैं, क्योंकि टीचर को लगता है परफेक्शन नहीं है। और आप खुद सोचो यार कि जब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ दे रहा हूँ, तो उसके अंदर क्वेश्चन ही क्यों नहीं लिख रहा, आंसर क्यों लिख रहा हूँ? मैं चाहता तो मैं सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन दे देता कि ये करके चले जाओ। मैं आंसर इस वजह से लिखता हूँ ताकि आधा मार्क्स भी ना कटे, गुंजाइश ही खत्म कर देता हूँ कि भाई मार्क्स तो कटने ही नहीं चाहिए। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि जिस भी बच्चे को लगता है कि उसका आंसर फॉर्मेशन अच्छा नहीं है, और मैं पहला एक टेस्ट भी लूंगा, बता दूं आपको, उसमें आप खुद बना के अपना आंसर लिखना, और उसका आंसर देख के मैं आपको बता दूंगा कि आपको खुद अपना आंसर फॉर्मेशन करना चाहिए या आपको पीडीएफ के अंदर से ही लर्न करना चाहिए। ठीक है, चलो ये बात तो क्लियर हो गई ना। तो चैप्टर क्लियर करना है, फिर उसके एमसीक्यू करना है, फिर उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं। एमसीक्यू है ना, मैं थोड़े से ज़्यादा करवाऊंगा क्योंकि सीयूटी की भी तैयारी करवानी है आपको, तो उसी के अंदर मैं डबल डबल पढ़ाई नहीं करवाऊंगा आपसे। ठीक है, आपके जो एमसीक्यू होंगे मैं हर चैप्टर वाइज जो अपलोड करूंगा उसमें सीयूटी की तैयारी भी हो जाएगी हिस्ट्री की। ठीक है, चलो जी अपना चैप्टर शुरू कर देते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम था ब्रिक बीट्स एंड बोन्स। हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ने वाले थे इस चैप्टर के अंदर। बट एक काम करते हैं, हम क्लास 11 पे आते हैं। क्लास 11 में, डोंट वरी, मतलब ऐसे नहीं कि मैं क्लास 11 का पढ़ा रहा हूँ, मैं थोड़ा चीज़ें कंपेयर कर रहा हूँ ताकि आपको बहुत ईजिली समझ आ जाए। देखो, जब मैंने क्लास 11 की पहली क्लास ली थी ना आपकी, तो मैंने आपको एक बात बताई बताई थी कि पुराने ज़माने में जब भी लोग किसी एरिया के अंदर बसने जाते थे ना, तो वो एक चीज़ ज़रूर नोटिस करते थे कि एक चीज़ तो उस एरिया के अंदर ज़रूर होनी चाहिए, और वो पता है क्या है? वो है वाटर, वो है पानी। और पानी का सबसे ईजी सोर्स उस टाइम क्या था? वो थी रिवर। ठीक है, तो पुराने टाइम की जो भी सिविलाइजेशन आप पढ़ोगे ना, वो हमेशा किसी पानी के सोर्स के पास ही बसी हुई मिलती है। जैसे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है ना, हमने पढ़ा था ना क्लास 11 में चैप्टर नंबर 1। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी दो रिवर के बीच में थी, यूफ्रेटस और टिग्रिस, है ना। और एक हमारी वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन भी है, आपने पढ़ा नहीं है उसके बारे में पर पता जरूर होगा, वो पिरामिड वाली, फैरो वगैरह वाली, वो भी एक नाइल रिवर के पास बसी हुई है। और ऐसे ये जो हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन है ना, वो भी एक रिवर के पास ही बसी हुई है, और उस रिवर का नाम मैं आपको बताऊंगा तो आपको बड़ी खुशी होगी। वो रिवर का नाम है जी इंडस। मैं आपको वो मैप में दिखाता हूँ, ये रही जी इंडस रिवर। इससे आपको एक बात पता चल गई होगी कि जो हमारी ये हड़प्पा सिविलाइजेशन है ना, वो इंडिया की सिविलाइजेशन है, बिल्कुल हाँ। और ये मैं बता दूं, ये जो सिविलाइजेशन है ना, ये उतनी ही पुरानी है जितनी मैसोपोटामी की सिविलाइजेशन थी, ये उतनी ही पुरानी है जितनी है पिरामिड वाली जो हमारी इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी। ठीक है, ओके जी। अच्छा, हड़प्पा सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ये तो पता ही है आपको, क्यों? क्योंकि ये इंडस रिवर के पास मिली है। ठीक है, बट मैं आपको बता दूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन तो सर समझ आ गया, बट सर इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? ठीक है, आपको ना देखो अलग अलग जगह दिख रही होगी, ये साइट है, जैसे कि हमने पढ़ा था ना मेसोपोटामिया में उर थी, मारी था,
है ना, वैसे ही अलग अलग जगह थी। वैसे ही जो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन है या इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें भी अलग अलग साइट है, जैसे राखी गढ़ी हो गई, बनावली हो गई, कालीबंगन हो गई, है ना, कोट डीजी हो गया, है ना, हड़प्पा हो गया, और मोहनजोदारो हो गया, है ना, अमीरी बालाकोट हो गया, धोलावीरा हो गया, हमारा नागेश्वर हो गया, रंगपुर हो गया, लोथल हो गया, ये सारी की सारी जगह वगैरह दे रखी है। तो ना सबसे पहले जो खुदाई हुई थी ना, जहां पर हमें सबसे पहले एविडेंस मिले थे जिससे हमें पता चला था कि हाँ यार एक अलग से सिविलाइजेशन है जिसका नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन, वो जगह थी ये वाली हड़प्पा। एक्चुअली जब इंडस वैली में सबसे पहले खुदाई हुई थी तो वो हड़प्पा ही थी, और 1919-1920 के टाइम में यहाँ पर खुदाई हुई थी, और वो करवाई थी, सील मिली थी एक। एक सील तो आपको पता ही है ना, वो याद है, वो हमने क्लास 11 में भी पढ़ा था कि सील क्या होती थी। जैसे कि मान लो एक बंदा है, वो क्या कर रहा है, नदी के पास पार जो है उसको अपनी कोई चीज़ भेजनी है, तो नदी के अंदर शिप वगैरह से जब लेके जाते थे तो उसे डर रहता था कि शिप वाला कहीं खोल के चीज़ें निकाल ना ले, तो उसकी वजह से वो क्या करता था, उस बोरी के मुंह पे सील लगा देता था, है ना, ताकि जो अगर मान लो शिप से फिर दूसरी साइड जब वो नदी के उस पार उतारे तो पता चल जाए कि कोई छेड़छाड़ हुई है नहीं हुई है। अगर वो सील बिल्कुल वैसे की वैसे मिलती थी तो छेड़छाड़ नहीं करी नाव वाले ने, और अगर सील टूटी हुई मिलती थी तो पता चल जाता था कि शिप वाले ने कुछ ना कुछ किया है, बोट वाले ने कुछ ना कुछ किया। शिप तो नहीं होती थी, बोट वाला था, ठीक है। तो सील वगैरह, तो यहाँ से भी हमें एक सील मिली थी 1919-1920 के टाइम में। दयाराम साहनी ने यहाँ पर सबसे पहले जो है वो हड़प्पा के अंदर खुदाई वगैरह करी थी, ठीक है। और एक और जगह यहाँ पर हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत मशहूर है जिसका नाम है मोहनजोदारो। अच्छा, मोहनजोदारो बहुत ज्यादा मशहूर क्यों है पता है? आपने देखो नाम भी सुना होगा, मोहनजोदारो का नाम, हड़प्पा का नाम भी सुना होगा और मोहनजोदारो का नाम भी सुना होगा। मोहनजोदारो इतनी मशहूर क्यों है? मोहनजोदारो मशहूर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो घरों का सिस्टम है ना, बहुत बढ़िया तरीके से बनाए गए थे यहाँ पर घर। आपको याद होगा क्लास 11 में मैंने आपको उर के बारे में पढ़ाया था, और उर के बारे में बताया था कि वहां पर है ना टाउन प्लानिंग अच्छी नहीं थी, टेढ़ी मेढ़ी गलियां थी, है ना, नालियां जो है वो घर के अंदर ही थी, है ना, मतलब बढ़िया सिस्टम नहीं बना हुआ था, सारा कचरा जो है लोग रोड पे डाल देते थे, ड्रेनेज नहीं था, बढ़िया नहीं था यहाँ पर। बट हमारे मोहनजोदारो के अंदर बहुत ही बढ़िया सिस्टम था। पहले जो है वो नालियाँ बनाई जाती थी, फिर घर बनाए जाते थे। जो टाउन प्लानिंग थी बहुत बढ़िया थी। जो गलियां थी ना वो सीधी थी, टेढ़ी मेढ़ी गलियां नहीं थी, और पहले प्लानिंग कर ली जाती थी कि घर यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो एक्चुअल में इसी वजह से जो हमारी ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से, ठीक है, क्योंकि यार टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी थी। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। चलो जी, अब थोड़ा सा हम अपना चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं, और उसमें है ना सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, दोबारा इसमें आ जाते हैं, ठीक है। जैसे आपको याद होगा हमने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि इतनी पुरानी है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन भी बहुत पुरानी है, इतने से इतने टाइम पीरियड की है। वैसे ही हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, उसका टाइम पीरियड पता है कब से कब तक माना जाता है? उसका टाइम पीरियड माना जाता है 2600 BCE से लेकर, ठीक है, 1900 BCE तक। ओके, आप बोलोगे क्या सर इससे पहले कोई चीजें नहीं मिली? हमें मिली है। इससे बाद की कोई चीजें नहीं मिली है। तो सर इसी टाइम पीरियड के बारे में क्यों पढ़ते हैं? बेसिकली इस टाइम पीरियड के बारे में इसलिए पढ़ता है क्योंकि यहाँ पर जो चीजें मिली है ना उनकी ज्यादा इंपॉर्टेंस मानी जाती है, ये थोड़ी ज्यादा अनोखी है, डिस्टिंक्ट फीचर है यहाँ पर इस टाइम पीरियड के अंदर जो जो हमें चीजें मिली है, ठीक है। अच्छा, तो इसी वजह से है ना हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन को। ध्यान से मेरी बात सुनना। 300 से लेकर 2600 के टाइम को कहा जाता है अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन। मतलब इसके अंदर भी चीजें मिली है, अर्ली हड़प्पन कल्चर भी बोलते हैं इसको। अच्छा, कल्चर का मतलब क्या होता है मैं क्लियर कर देता हूँ। कल्चर वर्ड बेसिकली उस चीजों के लिए यूज किया जाता है जो अलग तरीके की हो, अलग टाइम पे मिली हो। तो बेसिकली इस टाइम पीरियड से लेकर इस टाइम पीरियड के बीच में जो चीजें मिली है वो थोड़ी सी अलग है, इन चीजों से, इन दोनों से तो अलग है, इन दोनों टाइम पीरियड से अलग है। तो इसलिए इसको अर्ली हड़प्पन कल्चर वर्ड का यूज भी किया जाता है। डोंट वरी, मैं अभी डेफिनेशन पढ़ाऊंगा। और यहाँ जो चीजें मिली है मैंने आपको बता दिया वो बिल्कुल अलग है, डिस्टिंग फीचर है ना, अलग टाइम पीरियड में मिली है, इस टाइम पीरियड में मिली है, ये इन दोनों से अलग है। तो इसलिए इसको मैच्योर हड़प्पन कल्चर भी कहते हैं। और ये जो आखिरी वाली है जो 1900 से लेकर आगे तक है, इसको कहते हैं हम क्या? इसको कहते हैं हम जी लेट हड़प्पन कल्चर, ठीक है ना। ये बात आई होप आपको क्लियर हो गई हो। चलो जी, अब बाकी हम देखेंगे कि यहाँ के लोग क्या खाते थे और यहाँ पर घर वगैरह कैसे थे, ये सारी की सारी चीजें करते हैं। अब आ जाते हैं जी चैप्टर पे। ओके, चलो नोट्स वगैरह पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। और ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई बच्चा एग्जाम मतलब 12th खत्म होने के बाद अगर एग्जाम की तैयारी वगैरह करता है, प्रिपरेशन वगैरह करता है, तो ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है। क्या ना, हड़प्पा की बाउंड्री बताओ, हड़प्पन सिविलाइजेशन की बाउंड्री बताओ, मतलब नॉर्थ में कहाँ तक है, साउथ में कहाँ तक है, ईस्ट में कहाँ तक है, और वेस्ट में कहाँ तक है। तो मैं आपको बता दूं, नॉर्थ में एक जगह पड़ती है मांडा,
हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर एक जगह है मांडा, मांडा से ऊपर है ना इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में अभी तक हमें कुछ नहीं मिला। तो यानी नॉर्थ बाउंड्री क्या है, मांडा, कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। साउथ बाउंड्री क्या है, वो है दायमाबाद, क्या, दायमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, इस तरफ नीचे की तरफ है। ईस्ट की साइड में क्या है, ईस्ट की साइड में है जी आलमगीरपुर, यूपी के अंदर पड़ता है ईस्ट की साइड वाली बाउंड्री। और जो हमारी वेस्ट की साइड वाली बाउंड्री है ना, वो ये है सुतकेंदागोर, ठीक है, सुतकेंगागोर। सुतकेंगादोर जो है ये हमारी वेस्ट वाली बाउंड्री है। तो ये हमारी 4 बाउंड्री हो गई, ये अपने को क्लियर हो गया। अब देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन कल्चर भी बोला जाता है, और कल्चर वर्ड का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। आर्कोलॉजिस्ट, जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं जो बेसिकली खुदाई वगैरह करते हैं ना, हिस्टोरियंस वगैरह कह सकते हो। हिस्टोरियंस खुदाई नहीं करते, आर्कोलॉजिस्ट खुदाई वगैरह भी करते हैं, ठीक है। इन दोनों में कुछ बच्चे पूछ लेते हैं सर हिस्टोरियन में आर्कोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। आर्कोलॉजिस्ट खुदाई वगैरह में भी थोड़ा वो रहते हैं, हिस्टोरियन जो सिर्फ बुक से हिस्ट्री की नॉलेज लेते हैं। तो आर्कोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, वो कल्चर वर्ड का यूज करते हैं फॉर द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट जिनका डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल हो, जो अलग स्टाइल की हो, जो एक साथ पाई गई हो, फाउंड टुगेदर विद इन द स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, जो एक जगह पर पाई गई हो, डिस्टिंक्ट स्टाइल की हो और एक साथ पाई गई हो, और उनका टाइम पीरियड भी सेम ही हो, उसको उसके लिए हम कल्चर यूज करते हैं। तो इसी वजह से देखो अर्ली हड़प्पन कल्चर है ना, यहाँ पर चीजें अलग मिली है, तो अर्ली हड़प्पन कल्चर, और इसको कहते हैं मैच्योर हड़प्पन कल्चर। ये देखो ये टाइम पीरियड गलत है, ये वाला टाइम पीरियड लिखना है आपको, ठीक है। और ये लेट हड़प्पन कल्चर, ठीक है, 1900 से लेकर 1300 बीसी का। ओके चलो, इन केस ऑफ द हड़प्पन, हड़प्पा जो है, हड़प्पा क्यों यूज करते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहली साइट हड़प्पा के अंदर ही ढूंढी गई थी। तो दीज डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इंक्लूड सील वगैरह, बीड्स वगैरह, वेट वगैरह, स्टोन वगैरह, ब्लेड वगैरह, और बेक्ड ब्रिक्स यानी ईंटें वगैरह। तो यहाँ पर बेसिकली मेच्योर हड़प्पन कल्चर में हमें ये सारी की सारी चीजें मिली है जो थोड़ी सी अलग है, इसी की वजह से हम हड़प्पन कल्चर वर्ड यूज कर देते हैं, ठीक है। हड़प्पन कल्चर वर्ड यूज कर देते हैं, और हड़प्पन कल्चर भी बेसिकली जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, अर्ली हड़प्पन कल्चर, मैच्योर हड़प्पन कल्चर और लेट हड़प्पन कल्चर। हमारा मैक्सिमम फोकस जो रहेगा ना, वो मैच्योर हड़प्पन कल्चर पे रहेगा। इस चैप्टर में हम मैच्योर हड़प्पन कल्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। बट एक्चुअल में पूरा का पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन 3300 से लेकर 1300 बीसीई का है। बट आपको आए अगर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, तो आपको यही लिखना है, 2600 बीसीई से लेकर 1900 बीसीई ही लिखना है, क्योंकि मेन फोकस इस चैप्टर के अंदर हम इसी पे कर रहे हैं। अच्छा, ये बीसीई का मतलब भी पता है ना? अब कृपया करके ये मत बोलना कि सर ये नहीं पता, ठीक है। मैं फिर भी बता देता हूँ, बट जो बच्चे क्लास 11 में मेरे से पढ़ के आए हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा। बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। कुछ बच्चे बोल देते हैं सर आपने तो गलत लिखा है, सर 2600 पहले क्यों लिख रहे हो, सर 1900 आता है पहले। देखो मैं ये बता रहा हूँ, जिन बच्चों को पता है वो आगे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। जिनको नहीं पता मैं बता दूँ, टाइमलाइन होती है, ठीक है। जीरो होता है, जैसे अभी 2024 चल रहा है, तो कभी ना कभी तो जीरो आया होगा, बट क्या अर्थ को बने हुए 2024 साल ही हुए हैं, नहीं ना। तो जीसस मतलब जीरो माना जाता है जब जीसस का जन्म हुआ है। तो आप कह सकते हो कि जीसस क्राइस्ट को जन्म हुए 2024 साल हो गए हैं। तो इस साल जो 25 दिसंबर आएगा ना, मेरे को नहीं पता कि जीसस का जन्म 25 दिसंबर को ही हुआ ना, आई होप हुआ होगा। अ, तो उस दिन उनका हैप्पी बर्थडे है, वो 2024 साल के हो गए हैं, ठीक है। तो उससे पहले जो है ना टाइम पीरियड, उसको कहा जाता है बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। तो जैसे टाइम नंबर लाइन होती है ना, क्लास 10 तक पढ़ा होगा आपने, है ना। तो यहाँ -1 -2 -3, तो हम यहाँ माइनस नहीं लगाते, हम सिर्फ लिख देते हैं 1 2 3 4, और यहाँ प्लस में चलती है 1 2 3 4 5 6। तो आप अगर चेक करो तो पहले यहाँ 2600 आएगा ना, फिर 1900 आएगा, फिर ऐसे करके जीरो आएगा। तो इसलिए जो उल्टा चलता है ना, उसमें हम बीसी वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना, चलो जी, आई होप ये क्लियर हो गया। और आगे के टाइम को एडी यानी एनोडोमिनो कहते हैं। चलो जी, ये बात अपने को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई सर, बहुत ही बढ़िया। अच्छा एक चीज़ और यार, अ, जैसे कि आप मेरे से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको फीस पता है ना हमारी, जो क्लास 11 से मतलब जो क्लास 11th में बच्चे मेरे से पढ़े उनको तो मेरी फीस पता होगी। जो क्लास 12th में आ गए जिनको हमारी फीस नहीं पता, तो हमारी फीस है जी एक लाइक, ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट, ये हमारी फीस है। फीस भरना मत भूलना, ठीक है। ये गलत बात होती है अगर आप फीस बिना भरे पढ़ने आ जाते हो तो, ठीक है। जैसे स्कूल में होता है ना, मे आई कम इन, क्या है कि आप क्लास में एंटर करते हो तो लाइक ठोक के क्लास में एंटर कर देना, सर मैंने फीस पे कर दी और मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। चलो जी, तो अब यहाँ तक अपने को क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि जी हड़प्पन टाइमिंग क्लियर हो गई, हड़प्पन कल्चर क्लियर हो गया, 3 में डिवाइडेड था, अर्ली, मेच्योर और लेट। कल्चर वर्ड का मतलब समझ आ गया, बाउंड्री वगैरह हमने देख ली, हड़प्पा क्यों कहते हैं, हड़प्पन कल्चर क्यों कहते हैं, ये भी हमने देख लिया। चलो अब बात करते हैं सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी की। सबसिस्टेंस मतलब वो अपना दिनचर्या, मतलब खाने पीने, क्या चीज़ खाते थे वो, एग्जाम में अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो यही पूरा आंसर लिखना है। तो बेसिकली है ना, हड़प्पा के लोग जो है ना, वो बहुत अलग अलग प्लांट की चीज़ें भी खाते थे, प्लांट से जो निकली हुई चीज़ें भी, और एनिमल प्रोडक्ट भी खाते थे, जिसमें फिश वगैरह भी आती है, ठीक है।
जो और आर्कोलॉजिस्ट है ना, उन्होंने बहुत सारी चीजें वगैरह उनको मिली है, जैसे कि चैरेट ग्रेन्स। अब ये चैरेट ग्रेन्स क्या होते हैं, और ये सीड्स वगैरह, चैरेट ग्रेन्स होते हैं जो जले हुए बीज है ना, वो हमें मिले हैं। हमें यहाँ पर बीज वगैरह मिले हैं, इससे पता चला है कि वो प्लांट वगैरह और जो फसल वगैरह है उसको भी खाया करते थे। और मैं आपको बता दूं, जो बीजों की, जो प्लांट्स वगैरह के रिमेन्स और इनकी जो स्टडी करते हैं ना, उनको कहते हैं आर्कियोबॉटनिस्ट। याद रखना, एग्जाम में अलग से क्वेश्चन आ सकता है। तो आर्कियोबॉटनिस्ट है ना, उन्होंने ग्रेन्स वगैरह और सीड वगैरह की देखी है, उनको उन पर थोड़ा रिसर्च वगैरह करी है, उनको पता चला है कि हाँ भाई, हड़प्पा के लोग जो है वो प्लांट से बनी जो है वो चीज़ें वगैरह भी खाते थे, सीड्स वगैरह और ये चीज़ें वगैरह भी खाया करते थे। और हमें बहुत सारे ग्रेन्स वगैरह के दाने मिले हैं। ग्रेन्स किसके ग्रेन्स मिले हैं? वीट के, बार्ले के, लेंटिल दाल वगैरह, चिकपी हो गया, है ना, और क्या कहते हैं, छोले, और सीसेम, सीसेम को कहते हैं तिल। ये सारे के सारे मिले, और हमें मिलेट्स वगैरह भी मिले हैं गुजरात के अंदर। तो यानी वो बीज वगैरह और ये अनाज भी खाया करते थे। एनिमल्स वगैरह भी खाया करते थे। इस समय कैसे पता चलता है? अच्छा, कुछ एनिमल ऐसे थे जो कि क्या थे, पेट थे, है ना, जिनको डोमेस्टिकेटेड किया जाता था। डोमेस्टिकेटेड का मतलब पाला जाता था, जैसे कैटल हो गई, शिप हो गई, गोट हो गई, बेफेलो हो गया, पिग हो गया। और ये किसने बताया? ये बताया आर्कियोजूलॉजिस्ट ने। आर्कियोजूलॉजिस्ट होते हैं जो एनिमल वगैरह की बोन्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, उनको आर्कियोबॉटनिस्ट वगैरह कहते हैं। ठीक है, तो आर्कियोबॉटनिस्ट वगैरह क्या, बीज वगैरह का, और आर्कियोजूलॉजिस्ट, माफी चाहूंगा, आर्कियोबॉटनिस्ट बोल दिया था मैंने। आर्कियोजूलॉजिस्ट जो है वो एनिमल वगैरह का, और आर्कियोबॉटनिस्ट जो है वो बीज वगैरह का और प्लांट वगैरह के रिमेन्स वगैरह की स्टडी वगैरह करते हैं। ओके। और कुछ वाइल्ड एनिमल के भी हमें बोन्स वगैरह मिली है, जिनको शायद वो खाया करते थे, जैसे बोर हो गया, डियर हो गया, घड़ियाल वगैरह हो गया। ये चीज़ अपने को क्लियर हो गई। और द बोन ऑफ द वाइल्ड स्पीशीज फाउंड सजेस्टेड दैट हड़प्पन हंटेड दीज एनिमल देमसेल्फ और ऑब्टेन्ड मीट फ्रॉम दी हंटिंग फ्रॉम अदर कम्युनिटी। तो ना, ये जो बोन्स वगैरह मिली हमें जंगली जानवर की, जैसे डियर हो गया, घड़ियाल हो गया, बोर हो गया, बोर होता है जंगली सुअर को कहते हैं बोर। इससे हमें ये पता चलता है कि शायद या तो वो खुद हंटिंग करते होंगे, खुद वो करते होंगे, शिकार करते होंगे, या जो जानवर शिकार करते हैं ना, उनसे खाना छीन लेते होंगे, है ना, वो फूड वगैरह। या मान लो किसी शेर ने किसी उसको मार दिया, हिरण को, तो उस हिरण को छीन लिया करते थे शेर से, है ना, शेर को भगा दिया करते थे। तो ऐसे भी करते थे। ठीक है, तो ये सबसिस्टेंस क्राइसिस है। तो क्या पता चला? एनिमल वगैरह भी खाया करते थे, प्लांट वगैरह भी। प्लांट रिमेन की जो स्टडी वगैरह करी है आर्कियोबॉटिस्ट ने, सीड वगैरह और ग्रेन वगैरह की स्टडी करके बताया कि हाँ जी, प्लांट रिमेन भी खाते थे। ग्रेन्स वगैरह में मिली है, और मिलेट्स वगैरह के जो ग्रेन्स है हमें वो गुजरात के अंदर मिले, जिससे पता चला है कि हाँ भाई, वो ग्रेन वगैरह खाते थे। उसके बाद हमें एनिमल के वो बोन्स वगैरह भी मिली है, जिसको जूलॉजिस्ट ने, आर्कियोजूलॉजिस्ट ने स्टडी वगैरह किया है। उन्होंने बताया कि भाई, दो टाइप के एनिमल होते थे, जैसे डोमेस्टिकेटेड, जिनको डोमेस्टिकेट किया जाता था, पाला जाता था, और कुछ जंगली जानवर। और जंगली जानवर हो सकता है कि वो या तो खुद अटैक करते थे, हंट करते थे, या दूसरे एनिमल से लेते थे। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट वाले टॉपिक पे आ जाते हैं, जिसका नाम है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर हमें जब बीज वगैरह मिले हैं और फसल वगैरह मिली है, जिसमें बार्ले हो गया, वीट हो गया, लेंटिल हो गया, तो उगाते होंगे ना कैसे न कैसे करके। हाँ जी, तो इसीलिए जो हमारे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, उससे पता चलता है कि हाँ भाई, खेती भी होती थी। अब हमें कैसे कैसे पता चलता है कि खेती होती थी? एक तो हमें बीज वगैरह मिले हैं, और भी बहुत सारे प्रूव है जिससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पर हमारे जो हड़प्पा के लोग थे वो खेती भी करते थे। कैसे? पहली बात तो हमें टेराकोटा स्कल्पचर मिले हैं बुल के। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये हमारे एक टेराकोटा बेसिकली एक तरह की मिट्टी होती है, हार्ड मिट्टी होती है, वो पक्की मिट्टी होती है, जिसको हिंदी में कहते हैं। तो ऐसे बुल के स्ट्रक्चर मिले हैं। तो पता चलता है कि उस टाइम के लोग जो हैं वो बुल के बारे में उनको पता था। ठीक है, और ऑक्स के बारे में पता था, और शायद उनका यूज प्लफिंग वगैरह के लिए, खेत को जोतने के लिए भी किया जाता था, है ना। वो मिट्टी को उखाड़ना होता है ना, उसको कहते हैं। जैसे आपने कभी अगर गांव से वीडियो देख रहे हो, आपको तो एक पता होगा आपको अखाड़ा, तो अखाड़े को पहले खोलते हैं ना वैसे। तो शायद वैसे ही जो है वो ऑक्स से प्लफिंग वगैरह करवाई जाती थी, और जो खेत है उसको खोले जाते थे, है ना। अब लोगों को समझ नहीं आ रहा खेत को कैसे खोलते हैं, बट खेत को खोलने का मतलब है वो जमीन को उखाड़ते हैं। मतलब प्लेन होती है, सूखी सी जमीन होती है ना, उस पे हल वगैरह चलवाते हैं, है ना, ऑक्स से, बुल से। तो इसको कहते हैं खोलना, अखाड़ा खोलना कहते हैं, और उसको और खेत खोलना कहते हैं इसको। ठीक है, वैसे मैं गांव में नहीं रहता, बट मैं जब जाता हूँ गांव में तो मैं देखता हूँ ये चीज़ें। अच्छा, टेराकोटा मॉडल वगैरह मिले, टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लफ भी वगैरह मिले। प्लफ का मतलब होता है हल। हल होते हैं ना, जिससे आज वो खेत जोते जाते हैं, है ना। वो भी मिले हमें कहाँ पर? चोलिस्तान के अंदर और बनावली के अंदर। बनावली हरियाणा के अंदर पड़ता है। ओके, तो इससे पता चलता है कि भाई हल होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हल के अगर हमें अवशेष वगैरह मिले हैं, हल के मॉडल वगैरह मिले हैं, तो वहां पर खेती वगैरह भी होती होगी।
और आर्कियोलॉजिस्ट ने ना प्लफ्ड फील्ड भी देखे। प्लफ्ड फील्ड यानी जुते हुए खेत भी उनको मिले हैं राजस्थान के अंदर। और मजे की बात पता है क्या है, वो जुते हुए खेत जो है ना वो राइट एंगल पे एक दूसरे को काटते हैं। यानी मान लो ये खेत है तो वो राइट एंगल पे एक दूसरे को काटते हैं। यानी इससे हमें पता चलता है कि हमारे जो हड़प्पा के लोग थे वो एक से दो से ज्यादा खेती करते थे एक टाइम पे, एक खेत के अंदर, जैसे 1 2 3 4। तो यानी 90 डिग्री पे काट रहे हैं, राइट एंगल पे काट रहे हैं, तो इसका मतलब एक से ज्यादा खेती भी करते थे। नेक्स्ट है कि हमें ना कैनाल वगैरह, कैनाल क्या होता है जिससे पानी खेतों में भेजा जाता है, नदी से पानी निकाल कर खेतों में भेजा जाता है। तो कैनाल सिस्टम हमें शिरदगोई में मिला है, अफगानिस्तान के अंदर। यस, हड़प्पा का जो पूरा एरिया था उसके अंदर अफगानिस्तान भी आता था। तो अफगानिस्तान के अंदर जो शिरदगोई पड़ता है उसके अंदर हमें कैनाल सिस्टम में मिला है, क्योंकि अफगानिस्तान का रूखा सूखा इलाका है, तो वहां पर जो है वो नदियों से पानी लेने के लिए कैनाल वगैरह भी बनाया गया था। ठीक है। बट हाँ, ऐसा जो कैनाल है वो हमें पंजाब और सिंध में नहीं मिला। हो सकता है वहां पर पानी थोड़ा बहुतायत में हो, ज्यादा मात्रा में हो, तो इसलिए जरूरत नहीं पड़ी कैनाल बनाने की। और वाटर रिजर्वायर भी मिला है। वाटर रिजर्वायर का मतलब होता है कि बहुत बड़ा गड्ढा होता है, या कोई भी वो कह सकते हो, जिसके अंदर पानी वगैरह भरा जाता है ताकि उसका यूज जो है वो खेती वगैरह के लिए किया जा सके। तो और ये जो हमें वाटर रिजर्वायर है ये हमें धोलावीरा के अंदर मिला है। तो माना जाता है कि इसका यूज भी वाटर स्टोर करने के लिए किया जाता था, जो बाद में एग्रीकल्चर के यूज के लिए, एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज किया जाता था। तो इन सारी चीज़ों से हमें पता चलता है कि वहाँ पर क्या होती थी, वहाँ पर खेती वगैरह जो है वो भी होती थी। अब मैं दोबारा से रिकैप कर देता हूँ, क्या बताया मैंने पहले, ये बताया कि हमें बुल वगैरह के टेराकोटा स्कल्पचर मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ वहाँ पर बुल के बारे में पता था तो वहाँ पर प्लफिंग ज़रूर होती होगी। उसके बाद हमें प्लफ के टेराकोटा मॉडल मिले हैं, चोलिस्तान बनावली के अंदर के जी हल के बारे में पता था, तो खेती भी होती होगी। हमें प्लफ्ड फील्ड भी मिले हैं कालीबंगन में, जिससे पता चलता है कि जुते हुए खेत है और वो राइट एंगल पे काटते हैं, यानी एक से ज़्यादा खेती हुआ करती थी खेत के अंदर। हमें शुर्तगई के अंदर जो है वो कैनाल वगैरह भी मिले हैं, और वाटर रिजर्वायर मिले हैं हमें गुजरात के अंदर धोलावीरा के अंदर, जिससे पता चलता है कि इनका यूज़ भी एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज़ होता होगा। ठीक है। ओके जी। ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल है, ये तो पता ही है आपको, भरत खोरवाल। ओके। और यहाँ पर मैं लाइव वगैरह लूँगा, ये रहा जी हमारा भरत खोरवाल वाला चैनल। ठीक है। उसके अलावा हमारा एक और चैनल है, मैं दिखा देता हूँ आपको, वो है जी मेन पॉइंट टेक। ठीक है। मेन पॉइंट गेमिंग भी है, मन करे तो सब्सक्राइब कर देना। वैसे तो मैं इस पर डालता नहीं हूँ, 12 13 महीने हो गए होंगे कुछ नहीं डाला होगा इस पे। और ये वाला दूसरा चैनल है मेन पॉइंट टेक। बेसिकली मैं इस पे अर्निंग से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ कि एक स्टूडेंट कैसे अर्न कर सकता है। आप क्लास 12th में आ गए हो, आप क्लास 12th के बाद जो है वो थोड़ा सा बर्डन बढ़ जाएगा, अगर फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है तो बोला जाएगा कि बेटा अब अर्न करना शुरू करो। तो ये है। ओके। यहाँ पर बताता हूँ स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है, पैसे कैसे कमा सकता है, यूट्यूब पे वीडियो कैसे डाल सकता है, यूट्यूब पे कैसे पढ़ा सकता है, दूसरे की वीडियो कॉपी करके कैसे कमा सकता है, वेबसाइट कैसे बना सकते हो। अच्छा, वेबसाइट से एक और बात याद आई, ये जो नोट्स है ना, नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो। गूगल पे लिखोगे ना मेन पॉइंट स्टडी, तो आपके सामने वेबसाइट आएगी, क्लिक करोगे वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है। ये मैं शूज़ सर्च कर रहा था तो शूज़ की ऐड दिख रही है इस वजह से, तो ये ऐड वगैरह दिख रही है तो क्लिक कर देना ऐड पे। ठीक है। तो इससे भी हेल्प होती है। और ये अभी मैंने क्लास 12th के यहाँ पर डाले नहीं है, मैं डाल दूंगा, बट डोंट वरी। इसका यहाँ तो अगर डाल दिए होंगे तो यहाँ पर आ जाना, क्लास 12 पे क्लिक करोगे तो चैप्टर वाइज आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। नहीं तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है। बाकी ये मेन पॉइंट टेक का चैनल है, अर्निंग से रिलेटेड वीडियो वगैरह बनाता हूँ, तो सब्सक्राइब करो ना करो बट फ़ायदा उठाओ, मैं सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है। तो ये रहा। और बाकी यूनिक वर्ल्ड है, ये बाद में बताऊँगा कभी इसके बारे में। ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है मेन पॉइंट स्टडी 12th आर्ट्स। बेसिकली सारी चीज़ें यहीं पर आपको मिलेगी। अभी क्लास 12th वाले बच्चे वो डर रहे थे कि सर कैसा होगा हिस्ट्री का एग्जाम, तो उनके लिए एक ये नोट लिखा था, तो उसी का स्क्रीनशॉट डाल दिया मैंने यहाँ पर। ये वेबसाइट तो बता ही चुका हूँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब तो वैसे 258 है, बट 258 एक टाइम था जब मैं जीरो पे था ना, तो मेरे को यकीन नहीं होता था कि मेरे कभी 300 सब्सक्राइबर भी होंगे। आज मैं बच्चों से रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जी सब्सक्राइब करो, 3 लाख करने हैं। ठीक है। तो ये आपकी वजह से हो पाया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मेरे को पूरा भरोसा है जिन बच्चों ने मेरे को पिछले साल सपोर्ट किया उससे ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे। ठीक है। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको और अच्छा पढ़ा सकूँ, और कोशिश करूँगा कि हाँ थोड़ी सी और अच्छी चीज़ें समझा सकूँ। ठीक है। चलो जी, ये क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं जी हम मोहनजोदारो के बारे में। मोहनजोदारो के बारे में देखो, मोहनजोदारो का नाम ही है, टॉपिक का नाम ही देख रखा है, मोहनजोदारो अ प्लैंड अर्बन सेंटर। तो माना जाता था कि ये बहुत प्लानिंग करके जो है वो हमारा मोहनजोदारो बनाया गया है। ठीक है। मोहनजोदारो की खासियत क्या थी, पहली बात बता दूं, मोहनजोदारो 2 सेक्शन में बटा हुआ था। एक था स्मॉलर, ठीक है, बट आप कह सकते हो हाइयर, यानी ऊंचाई पे बना हुआ था, जिसका नाम था सीटाडेल। एक था लोअर, मतलब लोअर मतलब इसको कहते थे लोअर टाउन, जो नीचे बना हुआ था, मतलब ये तो ऊंचाई पे बना हुआ था, ये ज्यादा ऊंचाई पे नहीं बना हुआ था, और ये बहुत बड़ा था।
ठीक है, मच लार्जर बट लोअर लेवल पे बना होता है, इसको लोअर टाउन कहते थे, दो में डिवाइडेड था। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर सीटाडेल के अंदर क्या था, लोअर टाउन के अंदर क्या था, उसी के बारे में हम देखने वाले हैं। पहले तो हम सीटाडेल के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, सीटाडेल पे हमें क्या मिला है, सीटाडेल वर कंस्ट्रक्टेड ऑन दी मड ब्रिक्स प्लेटफॉर्म। जो सीटाडेल है ना, अभी अभी बनाया अभी अभी बताया मैंने, ऊंचाई पे बना हुआ है, तो मड का और ब्रिक्स का, यानी कीचड़ मड वगैरह होता है ना, कीचड़ वगैरह की ब्रिक्स, कीचड़ और ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म बनाया जाता था थोड़ा सा ऊपर, जैसे स्टेज देखा आपने, स्टेज है ना, स्कूल के अंदर स्टेज होता है, थोड़ा ऊंचाई की तरफ होता है, वैसा ही प्लेटफॉर्म बनाया गया था सीटाडेल। फिर उस पर जो भी चीजें हमें बनानी है, जो भी बिल्डिंग वगैरह बनानी है, वो बनाई गई थी। ओके, इट वॉज वॉल्ड। वॉल्ड मतलब चारों तरफ से है ना, ये सीटाडेल की चारों तरफ जो है ना, ये दीवारें वगैरह खड़ी करी गई थी बड़ी बड़ी, ताकि इसको लोअर टाउन से अलग किया जा सके। ओके, बट हाँ, ऐसा नहीं है कि हमें हर सीटाडेल के अंदर जो है वो हमें वॉल मिलती है। जैसे कि हमें लोथल के अंदर जो सीटाडेल मिला है ना, उसके अंदर वॉल वगैरह नहीं है। ठीक है, बट हाँ वो ऊंचाई पे बनाया गया। ओके, तो ये थोड़ा सा अलग अलग हमें वो भी मिलता है। एग्जाम में कभी कभी एक नंबर का एमसीक्यू भी आ सकता है कि सीटाडेल के अंदर वॉल्ड होती है ना, बट एक ऐसी जगह बताओ जहां पर सीटाडेल के जो थी वो वॉल्ड नहीं थी, वो लोथल था हमारा, गुजरात के अंदर पड़ता है। ओके, चलो, सीटाडेल के अंदर माना जाता है कि हाउस ऑफ द रूलिंग क्लास, जो अमीर लोग थे ना, जो राज करते थे, उनका घर वगैरह हुआ करता था। अब इसमें भी है ना कुछ आप कह सकते हो इफ एंड बट है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि वहां पर कोई राजा नहीं था, वहां पर सारा सिस्टम अलग था, वहां कोई राजा नहीं था। अभी इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट कुछ लोग ऐसा मानते हैं, क्योंकि देखो हिस्ट्री जो होती है वो थ्योरी पे चलती है। 100% आप कुछ भी करेक्ट नहीं बोल सकते, याद रखना ये बात, और यही चीज आपको ध्यान रखनी है। तो बहुत सारे लोग मानते थे कि हमारा जो मोहनजोदारो है, वहां पर जो सीटाडेल है, वहां पर रूलिंग क्लास रहा करती थी सीटाडेल के अंदर। वहां पर ग्रेनरी वगैरह, जहां पर अनाज रखा जाता है, वो हुआ करता था। वहां पर बहुत सारी वर्कशॉप थी, और वहां पर वेयर हाउस वगैरह भी थे। और साथ में वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, दैट इज ग्रेट बाथ। अब एक ग्रेट बाथ बताऊंगा मैं आपको क्या होता है, बट है ना, सीटाडेल जो है वो ये दिखाता है, मतलब सीटाडेल को देखकर बहुत सारे जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो ये कहते हैं कि हो सकता है क्या ना, यहाँ पर एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी हो, यानी एक ही किंग हो, या एक ही सीटाडेल के अंदर से ही पूरे के पूरे हमारे हड़प्पा पे क्या किया जाता हो, रूल किया जाता हो। ठीक है, तो ये बता रखा है कि सीटाडेल वाज अ सिंबल ऑफ सेंट्रलाइज अथॉरिटी एंड द फोर्टिफिकेशन इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो बहुत सारे लोग इशारा करते हैं कि सीटाडेल के अंदर, मतलब सीटाडेल के अंदर जो हमारी रूलिंग क्लास है वो रहती होगी, और शायद उसी से ही सारे के सारे एरिया को कंट्रोल किया जाता होगा सीटाडेल से। ठीक है, अब एक वर्ड मैंने यूज किया, ग्रेट बाथ। अब देखो, ग्रेनरी तो पता चल गया कि आपको क्या होता है, जहाँ अनाज रखा जाता है। वेयर हाउस भी पता चल गया, जहाँ चीजें रखी जाती है। रूलिंग क्लास का घर जो है वो माना जाता है कि यहाँ पर रूलिंग क्लास का घर था। बट एक यहाँ पर जो चीज है, ग्रेट बाथ। सर इस ग्रेट बाथ का मतलब क्या, और इसका अलग से क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभार, 3 मार्क्स का। ये है ग्रेट बाथ। तो ग्रेट बाथ क्या है, पहले तो मैं दिखा देता हूँ। ये वाली जो है ना, वो एक्चुअल इमेज है ग्रेट बाथ की, और ये वाली भी एक्चुअल इमेज है, दिख रहा है, चौकोर। तो एक बता देता हूँ, यहाँ पर माना जाता है कि लोग स्नान करते थे, और ये ग्रेट बाथ यानी बहुत सारे यहाँ पर बहुत बड़ा बनाया गया था, ताकि बहुत सारे लोग एक साथ स्नान कर सके। अब पढ़ना शुरू करते हैं। ये चौकोर था, रेक्टेंगुलर टैंक था, जिसके चारों ओर गलियारे थे, कोर्टयार्ड था, और चारों साइड जो थे वो आप कह सकते हो कि कॉरिडोर वगैरह बने हुए थे, गलियारे वगैरह बने हुए थे। ठीक है ना, क्लियर हो गया, ये पहली लाइन है। दूसरी बात है कि इस पे है ना, अंदर जाने के दो रास्ते थे, एक तो नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ। यानी नॉर्थ की तरफ भी हमारे यहाँ पर सीढ़ियां बनी हुई थी, और साउथ की तरफ भी सीढ़ियां बनी थी नीचे जाने के लिए। देखो दिख रहा है ना, सीढ़ियां नॉर्थ की तरफ सीढ़ियां, और वैसे साउथ की तरफ सीढ़ियां वगैरह बनाई गई थी। ठीक है, चलो। और इसको है ना वाटर टाइट बनाने के लिए, कि ये जो हमारा ग्रेट बाथ है, ये जो यहाँ पर ग्रेट बाथ होगा, ठीक है, और ये जो ग्रेट बाथ है, इसके अंदर से पानी लीक ना करे ना, तो इसके लिए मोटार ऑफ जिप्सम, मोटार को कहते हैं बेसिकली गाद। ठीक है, तो जिप्सम का गाद वगैरह बिल्कुल अच्छे से वाटर टाइट कर दिया जाता था, बिल्कुल ब्रिक्स पे अच्छे से एज पे लगा दिया जाता था, कोने कोने पे, कि पानी जो है वो रिसाव होके निकले ना। ठीक है, तीनों साइड जो है वो यहाँ पर रूम थे, और वहां पर एक बड़ा सा कुआं भी था। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर एक बड़ा सा कुआं भी आपको दिख रहा होगा एक साइड पे। ठीक है, और जिससे है ना पानी जो है वो, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर वाटर फ्रॉम दी टैंक फ्लोड इनटू दी ड्रेनेज। और है ना, अगर मान लो इस टैंक को खाली करना होता, यानी इस रेक्टेंगुलर टैंक को, हमारे ये वाले टैंक को, ग्रेट बाथ को खाली करना होता ना, तो उससे एक पाइप वगैरह आप कह सकते हो ड्रेनेज जुड़ा था, ताकि पानी जो है वो निकल सके। ठीक है, और ये सारे के सारे जितने भी रूम थे ना यहाँ पर, वो भी जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड थे। ठीक है, कि वो सारा का सारा जो है वो पानी इकट्ठा हो, और वो यहाँ से ड्रेनेज से, या इस तरफ से यहाँ से, और यहाँ से ड्रेनेज से बाहर निकल जाए। मैं दोबारा बताता हूँ, चौकोर था, मोटार ऑफ जिप्सम यहाँ पर लगाया जाता था ताकि पानी लीक ना करे। यहाँ पर एक कुआं होता था जिससे पानी जाता था, बट अगर खाली करना होता था तो यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम भी लगाए गए थे, और सारे के सारे रूम एक दूसरे से ड्रेनेज से कनेक्टेड थे।
और उसके बाद है ना पानी जो है अगर निकालना होता था तो यहाँ से ड्रेन हो जाता था, ठीक है ना। यही बात है, बस यही बता रखा है। और यहाँ पर ये बता रखा है कि यहाँ पर 8 बाथरूम भी थे, ठीक है, ईच साइड ऑफ द कॉरिडोर विद द ड्रेन। ये तो मैं बता चुका हूँ, सारे जो बाथरूम थे एक दूसरे से कनेक्टेड थे जिससे पानी वगैरह जो है फिर वो निकल जाए। और द यूनिकनेस ऑफ द स्ट्रक्चर एज वेल एज द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट वॉज फाउंड हैज लेड स्कॉलर टू सजेस्ट दैट इट वॉज मीन टू सम काइंड ऑफ स्पेशल रिचुअल बाथ। तो बहुत सारे जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट है, हिस्टोरियन है, वो मानते हैं, स्कॉलर मानते हैं कि हो सकता है कि ना जो ये हमारा, क्योंकि नहा तो लोग घर पे भी सकते थे, बट ग्रेट बाथ शायद इसलिए बनाया गया हो, शायद कोई स्पेशल रिचुअल जो है उसको फॉलो किया जाता हो। जैसे कि मैं आपको इसका सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारा जो वो होता है ना, क्या नाम है उसको, अरे हरिद्वार में जाते हैं लोग नहाने के लिए, है ना। और एक हमारा वो भी होता है, एक हर 12 साल बाद होता है, यार नाम नहीं आ रहा, बताओ कैसा, मतलब एक मुंह पे नाम याद नहीं आ रहा, वो 12 साल बाद होता है ना, वो बताना आप क्या होता है, मैं नाम भूल गया एकदम से, गलती से मेरे मुंह से निकल गया, अभी बोलने ही वाला था मैं। चलो, तो ऐसे ही है ना, यहाँ पर भी एक स्पेशल बात हुआ करता था, यानी साल में एक बार हो सकता है या कोई ना कोई स्पेशल दिन लोग आकर सारे के सारे एक साथ स्नान वगैरह करते थे, ठीक है ना। तो आई होप ये क्लियर हो गया हो। तो मतलब सीटाडेल के अंदर, या तो सीटाडेल के अंदर रूलिंग क्लास रहा करती होगी, यहाँ पर ग्रेनरी वगैरह, वेयर हाउस वगैरह और ग्रेट बाथ वगैरह थे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लोअर टाउन के बारे में। लोअर टाउन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बाकी नोट्स इसके वेबसाइट वगैरह पे हो सकते हैं मिल जाएं आपको, नहीं तो टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन करना, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे आपको, इसका लिंक मिल जाएगा नोट्स का, क्लिक करोगे नोट्स ओपन हो जाएंगे, या नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हो। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।